मेरे पास कैंडेस ओवंस पर एक थ्योरी है, सुनो। क्योंकि वो अचानक निक शार्ली के पीछे पड़ गई हैं, जिससे उसके खुलासों के कारण ध्यान मिल रहा है। और हम जानते हैं कि वो एरिका किड के पीछे भी पड़ी हुई हैं। और इस बात के अलावा कि वो आलसी और चालाक हैं और शायद इस वक्त एक नर्सिसिस्ट भी हैं। अगर डायग्नोज नहीं हुई हैं तो मेरी तरफ से डायग्नोज कर दी गई हैं। लेकिन यहाँ कुछ और भी चल रहा है जो मुझे लगता है कि सब कुछ एक साथ जोड़ देता है। और बस थोड़ा सा धैर्य रखो क्योंकि मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंत तक सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो मूल रूप से कह रही हैं कि वो नकली है। वो कह रही हैं कि वो नकली है। और मैं सोच रहा हूँ शायद अगर ये पॉडकास्टर्स अपने पॉडकास्ट स्टूडियो से बाहर निकले, कोई बुरा मत मानना पैट, वो अपने पॉडकास्ट स्टूडियो से बाहर निकले और जाकर असली पत्रकारिता करें। कई बार चीज़ें बस हो जाती हैं, वो देखेंगे। आखिरी वाला हिस्सा तो मुझे सच में बहुत मजेदार लगा क्योंकि वो सच में बहुत हंसाने वाला था। और फिर ये पूरा क्यों ना तुम असली पत्रकारिता करने की कोशिश करो और अपने बेसमेंट से बाहर निकलो और सिर्फ पॉडकास्टिंग से आगे बढ़ो। और मैं आपको बता नहीं सकती कि ये बात मुझे कितना परेशान करती है कि आप ये दिखावा कर रहे हैं कि मैं किसी विशेषाधिकार की स्थिति से आ रही हूँ, जबकि असल में ये बिल्कुल उल्टा है। असल में निक शर्ली, मैंने अपने बेसमेंट में पॉडकास्टिंग शुरू करने से पहले, शादी करने से पहले, बच्चों के होने से पहले जिंदगी में बहुत कुछ देखा और जिया है। आप हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बस 23 साल के एक बच्चे हैं जिसने 48 घंटे में एक फवेला में घुसपैठ कर ली। मुझे सतह के पार जाने की जरूरत नहीं है। मैंने ये सब चीजें खुद जी हैं। मैंने ये हालात खुद देखे हैं। और आप तो साफ अलग दिखते निक, जैसे कोई गोरा लड़का कैमरा लेकर फवेला में घूम रहा हो। वो इन हालातों से खुद गुजरी है। क्या वो गैंग्स की बात कर रही है? क्या वो गैंग्स में शामिल थी? क्या उसे कोई नुकसान पहुंचा? सभी लोग अपनी सहानुभूति दिखाइए, क्योंकि कैंडस ओवंस को अब जाकर अपने $1 मिलियन के बेसमेंट या दसियों मिलियन डॉलर के बेसमेंट में बैठने का मौका मिला है। मुझे असल में नहीं पता कि उसकी कीमत कितनी है, लेकिन उससे पहले वो सच में समझती थी कि फेवलाओं का सामना करना कैसा लगता है। ओ भगवान! जो इन इलाकों में रहा है वो जानता है कि आप ऐसा नहीं करते। ये बुनियादी जीवित रहने की बात है। आप ऐसा नहीं करते। मेरे परिवार की ऐसी रियूनियंस हैं जिनमें निक शर्ली घुसकर जिंदा नहीं बच पाता। यही सच है। ये टफ बॉय वाला यूं कि तुम बेसमेंट से बाहर नहीं निकलते और बहुत सुरक्षित माहौल में पले बढ़े हो। तुम्हें लगता है कि मैं पॉडकास्ट कर रही हूं तो मैंने पहले जिंदगी के कई और दौर नहीं देखे क्योंकि तुम सुरक्षित माहौल में पले बढ़े हो। मुझे बस कहना है कि वो छोटी कैंडी वेंडी थोड़ी चिड़ी हुई लगती है कि वो उसे वही मूर्ख बता रहा है जो वो सच में है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है वो साहस की कमी जो वो असल में दिखाती है। वो बेसमेंट में बैठकर लोगों को घेरने और सबके साथ बदतमीजी करने में खुश रहती है, चाहे निक शैली, एरिका कुक या कोई और हो। लेकिन उसे सबको ये दिखाना होता है कि उसके पास पारिवारिक मिलन होते हैं, जो शायद लोग और हम ये नहीं कर पाएंगे। शायद हमें उसके पारिवारिक मिलनों में सुरक्षा खर्च उठाना चाहिए। ये अच्छा विचार है दोस्तों, आपको जाना चाहिए और कैंडिस ओवेंस के लिए उसके पारिवारिक मिलनों में सुरक्षा का खर्च उठाने के लिए पैसे देने चाहिए, क्योंकि वे तो इतनी अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है। लेकिन एक बार फिर मेरा मतलब है, कैंडी वैंडी हमें साबित कर देती हैं कि वो वाकई में एक बेहद खराब पत्रकार है, क्योंकि वो निक शैली के बारे में बुनियादी बातें भी नहीं जानती जो मामूली रिसर्च से पता चल सकती हैं। पुशबैक में आपका स्वागत है। मैं मीरा के आपकी होस्ट हूँ। जरूर उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और इस बटन को हाइप करें। और अब हमारे स्पॉन्सर का एक छोटा सा संदेश। हमें मेडिकेयर के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मेडिकेयर योजना में हैं तो सोचिए आपने अपनी योजना कैसे चुनी थी। क्या किसी ने आपके लिए हर विकल्प की तुलना की और आपके डॉक्टरों, दवाइयों और जरूरतों के हिसाब से सबसे अच्छा विकल्प ढूंढने में मदद की, या बस आपको कुछ योजनाएं दी गई और कहा गया कि चुन लो? ज्यादातर लोगों के लिए दुर्भाग्य से दूसरा ही होता है। मैं आपको चैप्टर के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो अलग है। वे स्वतंत्र हैं और अकेले ऐसे मेडिकेयर सलाहकार हैं जो पूरे देश में उपलब्ध हर योजना की तुलना करते हैं, ना कि सिर्फ उन योजनाओं की जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हो। वे आपके डॉक्टरों, आपकी दवाइयों और आपकी प्राथमिकताओं की समीक्षा करते हैं और फिर आपको एक ऐसी योजना से जोड़ते हैं जो वास्तव में आपके लिए उपयुक्त हो। उनके सलाहकार वेतनभोगी होते हैं, तो वे सच में किसी खास योजना को नहीं थोप रहे हैं। वे आपकी सही चुनाव करने में मदद करने के लिए हैं। अगर आप पहले से ही सही योजना पर हैं तो वे आपको बता देंगे, और अगर नहीं तो वे योजना बदलने में आपकी मदद करेंगे। पिछले साल चैप्टर से योजना बदलने वाले वरिष्ठ नागरिकों ने औसतन अमेरिकी डॉलर 1000 से ज्यादा बचाए। ये मुफ्त कॉल लगभग 20 मिनट लेती है और आपको या आपके प्रियजन को पैसे व तनाव से बचा सकती है। हम इसी के लिए हैं। तो अगर आपके माता पिता, दादा दादी या कोई प्रियजन मेडिकेयर पर है तो ये जरूर जांचें। चैप्टर को 610, 680, 3337 पर कॉल करें। वो 6106-803337। और चलिए अब पैसे बचाना शुरू करते हैं।
हमें पैसा सही जगह लगाना चाहिए, ना कि कैंडिस जैसे लोगों पर। हमें सोचना चाहिए कि कैंडिस हाल ही में निक शेली के पीछे क्यों पड़ी है। किसे फर्क पड़ता है, उसे खुलासा करने दो। असल बात यह है कि उसे काफी पब्लिक अटेंशन मिल रही है। आप बस उसे सपोर्ट और पब्लिक से पॉजिटिव फीडबैक क्यों नहीं लेती? यही वजह है। असल में कैंडिस जलन कर रही है कि 23 साल का लड़का उससे ज्यादा ध्यान पा रहा है। अब खुद से पूछे, हाल की 2 सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? कैंडिस ओवेंस, एरिका ड्रम, निक शार्ली और सोमालियाई पत्रकारों का खुलासा बहुत कुछ बता रहा है। वो इसे सहन नहीं कर पा रही, इसलिए सोचा अगर हरा नहीं सकती तो साथ जुड़ जाओ। तो चलिए इस 23 साल के लड़के से झगड़ा शुरू करते हैं, जिसे कैंडिस जैसे ऊंचे स्तर की बातचीत संभालनी नहीं आती, जबकि कैंडिस इसमें माहिर है। हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रांस के राष्ट्रपति की। कैंडिस जानती हैं कि वो क्या कर रही हैं। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री को भी निशाना बनाने की कोशिश की है और इसलिए वो सोचती है निक शर्ली तो आसान शिकार है, चलो उसी पर निशाना साधते हैं। चलो झगड़ा शुरू करते हैं। सच कहूं तो ये शर्मनाक है और दिखाता है कि कैंडिस कितनी नीचे जा सकती हैं। क्यों ना आप असली पत्रकारिता करें और पॉडकास्टिंग के बेसमेंट से बाहर निकलें। एलेक्स क्लार्क ने समर्थन किया क्योंकि वो और टर्निंग पॉइंट कोई मौका नहीं छोड़ते। मुझे लगता है मैंने उनसे वो चीज़ ले ली है जिसे वो अपना हक मानते हैं। उसने लिखा, निक शार्ली असली पत्रकार है, कैंडिस ओवेंस नहीं। ओह ठीक है, हम पॉडकास्ट में हैं, हम बेसमेंट में हैं। अरे निक, तो वजह ये है कि हम जानते हैं कि ये बात असल में कोई मतलब नहीं रखती, क्योंकि आपको दुनिया का सबसे ज्यादा बेखबर इंसान होना पड़ेगा जिसे ये समझाने की जरूरत पड़े कि वो बात मुमकिन क्यों नहीं है। ठीक है, ये किसी नौकरी के बारे में नहीं है, लोग बस ऐसे हालातों में रहते हैं। मेरे परिवार में 5 साल के बच्चों ने शायद आपसे ज्यादा देखा और सहा है जितना आपने कभी झेला होगा। वो हालात असल में हुए ही नहीं थे। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब आप ये दिखावा करते हैं कि मैं विशेषाधिकार वाली पृष्ठभूमि से आई हूँ, जबकि सच्चाई उल्टी है। आप ये शिकागो में नहीं कर सकते थे, आप ये डेट्रॉइट या ब्राजील के कुछ इलाकों में वहाँ के लोगों के बिना नहीं कर सकते थे। तो नहीं, ये मेरे बेसमेंट में पॉडकास्टिंग करने की बात नहीं है। असल में मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है निक शर्ली। इससे पहले कि मैं अपने बेसमेंट में पॉडकास्टिंग करने लगी, इससे पहले कि मैं थी। उसकी आवाज थोड़ी परेशान सी लग रही है। मुझे लगता है यही शब्द है, थोड़ी रक्षात्मक भी। और आप हमेशा जानते हैं, जब कोई थोड़ा रक्षात्मक हो जाता है तो वो अच्छा संकेत नहीं होता। कैंडिस ओवेंस अब निक शार्ली की कड़ी मेहनत को मिल रही तारीफ से इतनी जलन महसूस कर रही है। वो कितनी खराब खोजी पत्रकार है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि निक शर्ली ने 2 साल सैन डिएगो चिली में अपने मॉर्मन मिशन पर बिताए, साइकिल चलाते हुए, स्पेनिश सीखते हुए, अलग अलग दरवाजों पर दस्तक देते हुए, संस्कृति सीखते और लोगों से जुड़ते हुए। इसके मुकाबले कैंडिस ओवेंस ने सिर्फ 2 महीने किसी स्कूल कैंपस में बिताए और मुझे नहीं पता कि वो कैंपस पर ही था या नहीं, लेकिन उसे फफूंदी की समस्या झेलनी पड़ी थी। खैर, वो सच में बहुत बेवकूफ है और एक आलसी तथाकथित पत्रकार से भी बदतर है। उसे दक्षिण अमेरिका में निक शर्ली के अनुभव के बारे में रिसर्च करने में सिर्फ 5 मिनट लगते और वो देख सकती थी कि उसका अनुभव कैंडिस ओवेंस से कितना बड़ा है, लेकिन वो बहुत आलसी है। वो बस लोगों के गुस्से को भड़काकर उससे फायदा उठाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। मैं उससे असहमत नहीं हूँ। देखते हैं ये आदमी क्या कहता है। मैं चाहती हूँ कि वो रुक जाए, बस उसे झंझोड़ना चाहती हूँ। ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई खराबी आ गई हो या कुछ गड़बड़ हो। और आप जानते हैं, जैसे जब कोई चीज़ काम नहीं कर रही होती तो आपके मन में ये अजीब सा ख्याल आता है कि अगर आप उसे झंझोड़ दें तो शायद वो ठीक हो जाए। आप सोचते हैं, ओह ये काम नहीं कर रहा। मैं भी वैसा ही महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि हम इस पूरी कैंडिस वाली बात में सच में कुछ बड़ा पता लगाने वाले हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। चलो एक खेल खेलते हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कैंडिस अगली बार किसके पीछे जाएगी। देखो, क्या तुम्हें किसी ऐसी कहानी दिखती है जिसमें कोई बहुत ध्यान आकर्षित कर रहा हो? तो एक है एरिका चार्ली वाली बात, एक है निक शेली। देखते हैं क्या कोई और है जिसके बारे में वो तय करे कि मुझे उसके पीछे पड़ना चाहिए, ताकि मैं खुद को इस कहानी में घुसा सकूं और उसकी प्रसिद्धि का लाभ उठा सकूं। अब यही उसका तरीका हो गया है, इसलिए वो इस वीडियो में एरिका कुक के पीछे जा रही है। पहले वो निक के पीछे गई थी और बोली थी, तुम कितने बेकार हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। मेरे 5 साल के बच्चों ने तुमसे ज्यादा चीजें संभाली हैं और ये ऐसा है। ठीक है, शायद तुम्हें निक के बारे में क्या पता है? तुम्हें निक के बारे में कुछ नहीं पता और हो सकता है ये सच भी हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो साहसी पत्रकार नहीं है, लेकिन यहाँ वो एरिका के पीछे भी जा रही है। मुझे लगता है कि एरिका काम नहीं कर रही है। समझ रही हो ना मेरी बात? वो काम नहीं कर रही है। मैं चाहती हूँ कि ये ठीक हो, ये मुझे पागल कर रहा है। क्या किसी ने कभी किसी आत्ममुग्ध इंसान को डेट किया है और झेला है कि वो खुश नहीं रहता क्योंकि आपको कंट्रोल नहीं कर सकता? तो बस यही है, वो बड़े होकर भी बच्चों की तरह तुनक कर हंगामा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कैंडीज कर रही है। ये आत्ममुग्धता है। दूसरा ध्यान पा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओह, कैंडिस सच में थोड़ी दयनीय है ना? धन्यवाद, आप सबने ध्यान दिया। अब उसकी बारी आने वाली है। उसका पतन, मतलब वो तो बस होने ही वाला है। मेरा मतलब कतई ये नहीं है कि उसका कत्ल हो जाएगा। बस साफ कर दूं,
मेरा मतलब है कि लोग अब और ज्यादा देख रहे हैं कि वो कितनी जलनखोर है। मुझे लगता है हमारा नया सिद्धांत सही हो सकता है।